नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी विशेष प्लेलिस्ट ऑब्जेक्टिव MCQ इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे विषय इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज इंडक्शन मोटर की टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक के कुछ परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जब 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली स्पेस डिस्प्लेस्ड वाइंडिंग में 120 डिग्री टाइम में फेज डिस्प्लेस्ड 3 फेज करंट का एक्साइटेशन दिया जाता है तो एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड के साथ कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है और उसकी रोटेटिंग स्पीड को हम सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं, जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी और हमारी मशीन में नंबर ऑफ पोल्स पे इस तरह का रिलेशन रखती है। सिंक्रोनस स्पीड फ्रीक्वेंसी के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और नंबर पोल के इनवर्स प्रोपोर्शनल है और ये जो रिलेशन है वो है 120 F/P सिंक्रोनस स्पीड का। तो प्रश्न में कहा गया है कि एक 4 पोल की 50 हर्ट्ज सप्लाई वाली इंडक्शन मोटर अगर 1440 RPM पे चल रही है तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप ज्ञात करें। तो 4 पोल और 50 हर्ट्ज के लिए P की जगह 4 और फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज हमने रखा तो सिंक्रोनस स्पीड RPM में 1500 RPM आ गया है। हमारे हिंदुस्तान में क्योंकि सप्लाई फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड 50 हर्ट्ज है तो हम कह सकते हैं कि मशीन में पोल जो सम संख्या में होते हैं वो अगर 2 हैं तो सिंक्रोनस स्पीड 3000 RPM होगी। अगर यही 6 पोल होंगे तो ये स्पीड 1000 RPM, 8 पोल पे 750 RPM और 10 पोल पे 600 RPM हम याद कर सकते हैं। हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड रोटर के कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जो EMF पैदा करता है उससे शॉर्ट सर्किटेड रोटर में करंट फ्लो से जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन होती है उससे रोटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में एक रोटेटिंग टॉर्क अनुभव करने लगता है। रोटर की चेष्टा तो होती है कि वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट करे, लेकिन क्योंकि मशीन पे फ्रिक्शन है, दूसरे तरह के मैकेनिकल लोडिंग है और उस सब के लिए उसे एक टॉर्क स्पीड को मेंटेन रखने के लिए आवश्यक होगा। टॉर्क के लिए रोटर कंडक्टर में इंड्यूस्ड EMF से करंट चाहिएगा और इंड्यूस्ड EMF के लिए रोटर की स्पीड और रोटेटिंग मैग्नेटिक स्पीड में अंतर चाहिएगा। तो रोटर है वो एक ऐसी स्पीड पे चलता है जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से डिफरेंट होती है और ये जो डिफरेंस ऑफ स्पीड है पर यूनिट ऑफ सिंक्रोनस स्पीड उसे हम स्लिप कहते हैं। हमारे केस में सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM है और रोटर हमारा 1440 RPM में चल रहा है तो दोनों का डिफरेंस 60 RPM 1500 के पर यूनिट में अगर पढ़ें तो 0.04 हो गया है। इसे परसेंटेज में पढ़ें तो ये 4% हो गया है। तो हमारे सिंक्रोनस स्पीड 1500 RPM और स्लिप 4%। यहाँ इस प्रश्न के लिए डी राइट ऑप्शन हो गया है। अगर हमारे प्रश्नों में सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज और पोल 4 ही हो तो हम परसेंटेज स्लिप के साथ स्पीड का जो डिफरेंस है या स्पीड के डिफरेंस के साथ जो स्लिप है उसे याद कर सकते हैं। 1% स्लिप का मतलब हो गया दोनों में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में 1500 का 1%, 15 RPM का अंतर हो जाना। 30 RPM का मतलब है ये स्लिप 2% है। 3% स्लिप के लिए ये अंतर 15 का 3 गुना 45 RPM हो गया है। 60 RPM पे स्पीड 4% हो जाएगी। जैसे हमारे केस में 1500 RPM जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर की स्पीड 1440 में जो अंतर 60 RPM है तो स्लिप 4% है। 5% स्लिप का मतलब है 15 × 5 75 RPM। तो हम 15 के मल्टीपल के तौर पे परसेंटेज स्लिप को याद कर सकते हैं। कुछ प्रश्नों में हमें मोटर की सप्लाई फ्रीक्वेंसी और रोटेटिंग स्पीड देकर मोटर में नंबर ऑफ पोल पूछे जा सकते हैं। तो पोल क्योंकि सम संख्या में 2 4 6 8 10 हो सकते हैं और अभी हम जानेंगे कि मोटर की जो रूटीन वर्किंग है उसमें स्लिप 10% तक होती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी स्पीड है और सिंक्रोनस स्पीड है उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं होगा। तो जो नियरेस्ट RPM है उससे हम पोल का अंदाज लगा सकते हैं। तो 2840 RPM के साथ नियरेस्ट 2 पोल 50 हर्ट्ज की सिंक्रोनस स्पीड 3000 RPM 10% के रेंज में आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस मशीन में नंबर ऑफ पोल 2 है और आप स्लिप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब दोनों में सिंक्रोनस स्पीड और रोटेटिंग स्पीड में अंतर 160 RPM का है और 160/3000 हमारी स्लिप हो जाएगी। उसी तरह का परीक्षा उपयोगी प्रश्न है कि एक 4 पोल की 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर अगर फुल लोड पे 5% स्लिप पे रन हो रही है तो रोटर की स्पीड और रोटर में जो इंड्यूस्ड EMF है उस करंट की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो हमें मालूम है कि जो सिंक्रोनस स्पीड है और नंबर ऑफ पोल्स हैं उनका फ्रीक्वेंसी के साथ ये रिलेशन है और 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर काम करने वाली मोटर है तो उसका सिंक्रोनस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 RPM पे रोटेट कर रहा है। हम स्लिप के इस फार्मूले
से रोटर की स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और स्लिप में अंतर निकाल सकते हैं। अगर स्लिप 5% है तो 5% का मतलब है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर में 75 आरपीएम का अंतर है। और हमारा आंसर इस फॉर्मूले में स्लिप की वैल्यू 5% रखकर 1500 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 75 आ जाएगा और 1500 से 75 आरपीएम कम, हमारे रोटर की स्पीड 1425 आरपीएम आ जाएगी। जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड स्टेटर जो कि स्टेशनरी कंडक्टर पोजीशंस रखता है उनके साथ रिलेटिव स्पीड डिफरेंस ns बनाता है तो स्टेटर में सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर फ्रीक्वेंसी का इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। लेकिन रोटर जब उसी की डायरेक्शन में n स्पीड से रोटेट करता है तो दोनों की स्पीड का अंतर, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर कंडक्टर के बीच में स्पीड का अंतर स्पीड हो जाती है, SNS हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी भी स्लिप फ्रीक्वेंसी हो जाती है, क्योंकि इस केस में हमारी स्लिप 5% 0.05 है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट की फ्रीक्वेंसी 2.5 हर्ट्ज हो जाएगी। विषय समझ के अनुसार एक बहुत खूबसूरत प्रश्न करते हैं। एक 4 पोल 3 फेज की इंडक्शन मोटर को हम 3 फेज 50 हर्ट्ज की अगर सप्लाई दें और इसका रोटर 750 आरपीएम पे चलाया जा रहा है, अगर स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर वाले इस रोटर की स्लिप रिंग्स ओपन सर्किटेड है, बाहर से रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा हुआ है, रोटर का सर्किट ओपन है, तो रोटर में जो फ्रीक्वेंसी पैदा होगी वोल्टेज की जो स्लिप रिंग पे हम प्राप्त करेंगे उस फ्रीक्वेंसी को बताइए। तो 4 पोल के लिहाज से अगर 50 हर्ट्ज की सप्लाई फ्रीक्वेंसी है तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड 1500 आरपीएम हो गई है। अब ये रोटर की क्योंकि स्लिप रिंग्स ओपन है, रोटर में कोई करंट नहीं है, तो इसमें अपने आप कोई ड्राइविंग फोर्स या टॉर्क नहीं बनेगा, इसे हम किसी एक्सटर्नल मीन से रोटेट कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में ये रोटेटिंग स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है तो जो स्पीड का अंतर है वो डिफरेंस हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में मेरी स्लिप है वो, क्योंकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, रोटर उसी डायरेक्शन में अगर 750 आरपीएम से रोटेट कर रहा है तो अंतर 750 1500 का 50% हो गया है। तो ये स्लिप अगर 50% है तो 50% स्लिप के साथ रोटर में जो ईएमएफ आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज हो जाएगी। लेकिन इसी प्रश्न में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक ही डायरेक्शन में रोटेट ना करके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहे हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़कर आएगी। 1500 आरपीएम का हमारा रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और उल्टी दिशा में 750 आरपीएम से रोटेट होते हुए रोटर की रिलेटिव स्पीड 2250 आरपीएम 2250 आरपीएम हो जाएगी। और अगर अपन परसेंटेज या पर यूनिट में देखें तो स्लिप 1.5 हो जाएगी और 1.5 स्लिप के साथ रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी SF 75 हर्ट्ज हो जाएगी। तो अगर रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑपोजिट है तो ये फ्रीक्वेंसी 75 हर्ट्ज है, और अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे होते तो ये फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज होती। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न हमारी टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक में स्टेबल और अनस्टेबल रीजंस के होते हैं। तो हमारा सप्लाई वोल्टेज V के साथ अगर रोटर का रेजिस्टेंस R2 और स्टैंड स्टिल अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस S2 है तो किसी स्लिप S पे बनने वाला टॉर्क इस पीली हाइलाइट के अनुसार होगा। जब हम अच्छी एफिशिएंसी के लिए इंडक्शन मोटर का रोटर डिजाइन करते हैं तो रोटर का रेजिस्टेंस कम रखते हैं, लेकिन लीकेज फ्लक्स के कारण होने वाले लीकेज रिएक्टेंस को, क्योंकि स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप है, इसे हम काफी हद तक कम नहीं कर सकते। और हम पाते हैं कि एक सामान्य डिजाइन मोटर में X2 का मान R2 के 10 गुना से भी ज्यादा होता है। तो ये जो स्क्वायर रिलेशन है, अगर स्लिप का मान 1 हो तो X2 स्क्वायर R2 स्क्वायर से बहुत ज्यादा होगा। और स्टार्ट में स्लिप जब 1 के करीब है तो हम अगर इस R2/S के होल स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो टॉर्क का फार्मूला है वो बताता है कि अगर टॉर्क और स्लिप देखें तो वो इनवर्स है, अर्थात अगर स्पीड बढ़ने पर स्लिप घटती है तो टॉर्क बढ़ेगा। और ये जो पोर्शन है वो अनस्टेबल है। अगर किसी ऑपरेटिंग कंडीशन पे मोटरिंग टॉर्क और लोड टॉर्क में इंबैलेंस होगा और मान लेते हैं मोटर का टॉर्क ज्यादा है तो मोटर लोड को एक्सेलरेट करके स्पीड को इस रीजन से बाहर ले जाएगी, और अगर लोड का टॉर्क ज्यादा है तो लोड मोटर को रोकर रुक जाएगा, स्टैंड स्टॉल हो जाएगा। इस ऑपरेटिंग रीजन में मोटर टिककर स्टेबल ऑपरेट नहीं करेगी, या तो वो इस दूसरे पोर्शन में शिफ्ट हो जाएगी या फिर रुक जाएगी। तो इस पोर्शन को हम अनस्टेबल ऑपरेशन कहते हैं। और इस स्टार्टिंग अनस्टेबल ऑपरेशन में हमारी टॉर्क और स्लिप में एक इनवर्स हाइपरबोलिक रिलेशन है। जब हमारी मोटर सिंक्रोनस स्पीड के आसपास ऑपरेट होती है तो स्लिप का मान काफी कम हो जाता है, और ऐसी स्थिति में यह अनुपात R2/S इस X2 से ज्यादा होने पर अगर हम X2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो हमारे टॉर्क का ये स्वरूप बता रहा है कि एक R2/S को यहां स्क्वायर से काट दें तो ये S ऊपर चला जाएगा और टॉर्क स्लिप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर मैं सिंक्रोनस स्पीड के करीब स्लिप को बढ़ाता हूं तो मोटर की टॉर्क बनाने की कैपेसिटी बढ़ेगी, या मोटर को अगर ज्यादा टॉर्क बनाना है तो वो अपनी स्लिप को बढ़ाकर और स्पीड को घटाकर ज्यादा टॉर्क बना सकती है। इस पोर्शन में अगर कोई लोड मोटर के साथ कनेक्ट है तो अगर लोड की टॉर्क डिमांड बढ़ेगी तो वो स्पीड को घटा के
मोटर से ज्यादा टॉर्क बना के ज्यादा टॉर्क पे कम स्पीड पे ऑपरेट हो जाएगा। और अगर लोड की टॉर्क डिमांड कम हो गई है तो मोटर स्पीड घटा के कम टॉर्क बना के पहले से ज्यादा स्पीड पे लोड के साथ काम करती रहेगी। तो ये जो पोर्शन है वो स्टेबल पोर्शन है। स्टेबल पोर्शन और सिंक्रोनस स्पीड के बीच की इस रेंज को हमारे मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन डिसाइड करती है। और मैक्सिमम टॉर्क की पोजीशन की शर्त है जिस स्लिप पे रोटर का वर्किंग रोटर रिएक्टेंस SX2 रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाए। ध्यान रहे यहाँ X2 0 रुकी हुई अवस्था में रोटर का लीकेज रिएक्टेंस है और SX2 रोटर की S स्लिप के साथ लीकेज रिएक्टेंस है। एक सामान्य डिजाइन के लिए R2 और रुकी हुई अवस्था के लीकेज रिएक्टेंस का जो अनुपात है वो 0.1 के आसपास है। तो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से 0.1 स्लिप 10% स्लिप के बीच का ये जो पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ इलाका है वो स्टेबल रीजन है। और इस स्टेबल रीजन में आप देखेंगे कि हमारी जो मशीन नो लोड पे बहुत कम स्लिप पे आधा % स्लिप पे काम करती है वो रूटीन में फुल लोड पे 5 से 8% स्लिप के ऊपर काम करेगी। और मैक्सिमम या ब्रेकिंग टॉर्क उसका 10 से 20% स्लिप पर आएगा। अगर इससे ज्यादा टॉर्क हम इंपोज करेंगे तो मोटर रुक जाएगी। और स्टेबल रीजन में जो स्पीड का वेरिएशन है वो ज्यादा नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि इंडक्शन मोटर एक ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है। MCQs में ये बहुत प्रचलित प्रश्न है कि एक मोटर की नो लोड पे, फुल लोड पे या स्टार्टिंग में या मैक्सिमम टॉर्क पे स्लिप का मान कितना होता है। तो अगर एक मोटर शुरू हो रही है तो शुरुआत के समय उसकी स्पीड 0 है। ऐसी स्थिति में जो स्लिप का मेरा फार्मूला है जो बता रहा है कि रोटर स्टेशनरी है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर के बीच में पूरा सिंक्रोनस स्पीड के बराबर अंतर है, जो हमारी एक स्लिप बना रहा है या 100% स्लिप बना रहा है। स्टेबल पोर्शन में जब हमारी मोटर रन कर रही होती है तो उसे अगर उस पर कोई मैकेनिकल लोड नहीं है तो सिर्फ फ्लक्स बनाने के लिए जो मैग्नेटिक कोर स्ट्रक्चर है उसमें आयरन लॉसेस सप्लाई करने हैं और कुछ फ्रिक्शन और विंडेज के लॉसेस को सप्लाई करना है। तो ऐसी स्थिति में वो मेन पावर से बहुत ज्यादा करंट नहीं लेगी, रोटर में बहुत ज्यादा EMF या करंट्स नहीं होंगे और उसकी स्लिप निश्चित रूप से 1% से कम, जनरली वो आधा % अगर पर यूनिट में पढ़े तो 0.005 हो सकती है। तो नो लोड स्लिप बहुत कम है और नो लोड पे हमारी मोटर ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड पे चलेगी। अर्थात अगर एक 50 हर्ट्ज 4 पोल की मोटर है तो उसकी नो लोड स्पीड 1490 RPM से भी ज्यादा हो सकती है। मैक्सिमम टॉर्क या ब्रेकडाउन टॉर्क का स्लिप रोटर रेजिस्टेंस और रुकी हुई अवस्था में लीकेज रिएक्टेंस का रेशो 0.1 और 0.2 के बीच में हो सकता है। और ये जो पीली हाईलाइट में दिखाया हुआ स्टेबल रीजन है ये बता रहा है कि हमारी जो इंडक्शन मोटर है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट स्पीड मोटर है और उसकी नो लोड से मैक्सिमम टॉर्क बनाते समय भी स्पीड में जो वेरिएशन है वो 10% से भी ज्यादा नहीं होता। आमतौर पे एक इंडक्शन मोटर अच्छी एफिशिएंसी और बेटर परफॉर्मेंस के लिए, ड्यूरेबल ऑपरेशन के लिए जब फुल लोड पे ऑपरेट होती है तो उसकी स्लिप 5 से 8% के बीच में या 5 से 10% के बीच में हो सकती है। तो स्टार्टिंग की स्लिप 1 है, मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 0.1 से 0.2 के बीच में हो सकती है, फुल लोड की स्लिप 5 से 8% हो सकती है और फुल लोड टॉर्क और स्टार्टिंग टॉर्क कंपेरेबल है। इन दोनों में कोई भी दूसरे से थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है। और नो लोड पे जब मोटर सिर्फ फ्रिक्शन, विंडेज, लॉसेस को कवर कर रही है तो जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सिंक्रोनस स्पीड है। नो लोड स्लिप 1% से भी कम, लगभग आधा % है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क वोल्टेज के साथ स्क्वायर रिलेशनशिप रखता है। अगर बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट रहे तो वोल्टेज बदलने पे टॉर्क में जो वेरिएशन होते हैं उनके बहुत प्रचलित परीक्षा प्रश्न हो सकते हैं। अगर हमारी वोल्टेज 10% डिक्रीज हो जाती है यानी वो 90% रह जाती है तो 0.9 का स्क्वायर 0.81 टॉर्क हो जाएगा। तो 81% टॉर्क का मतलब है कि वो 19% कम हो गया है। 10% वोल्टेज घटाने पे टॉर्क 19% कम हो जाएगा। अगर वोल्टेज को इसी तरह से 10% बढ़ा दिया जाता तो वो 1.1 यूनिट हो जाती, स्क्वायर करते तो ये 1.21 हो जाता और हमारा टॉर्क 21% बढ़ जाता। तो 10% वोल्टेज बढ़ाने पे टॉर्क 21% बढ़ता है और 10% वोल्टेज घटाने पे टॉर्क 19% घटता है। टॉर्क वोल्टेज के स्क्वायर प्रोपोर्शनल है। अगर यही इंक्रीज और डिक्रीज बहुत कम अमाउंट पे होती 1 या 2%, तो अगर वोल्टेज 1% घटाई जाती तो टॉर्क 2% घटता और अगर वोल्टेज 1% बढ़ाई जाती तो टॉर्क 2% बढ़ता। बहुत छोटी वैल्यूज के लिए हम स्क्वायर रिलेशन में जितना % वोल्टेज में चेंज होगा उससे दुगना % टॉर्क में चेंज मान सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा प्रारूप है कि इंडक्शन मशीन के ऑपरेशन की 3 मोड हो सकते हैं। वो मोटर के रूप में एक लोड को, मैकेनिकल लोड को ड्राइव कर सकती है, एक चलती हुई मोटर को रोकने का काम ब्रेकिंग हो सकता है और हम एक इंडक्शन मोटर को एक इंडक्शन जनरेटर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन तीनों मोटर, ब्रेक और जनरेटर मोड में स्लिप की जो रेंज है वो बदलती है और मोटरिंग मोड में ये स्लिप 0 से 1 के बीच में है। ब्रेकिंग मोड में ये स्लिप 1 से भी ज्यादा 2 तक हो सकती है और जनरेटर के मोड में ये स्लिप
नेगेटिव है, जरा इस सारी बात को समझ भी लेते हैं। एक इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जब 3 फेज स्पेस डिस्प्लेस वाइंडिंग में 3 फेज टाइम डिस्प्लेस एक्साइटेशन देते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी और पोल के हिसाब से एक सिंक्रोनस स्पीड का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के करंट से उसी दिशा में, जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है, उसी दिशा में एक टॉर्क बनता है और रोटर कुछ स्लिप के साथ उसी डायरेक्शन में रोटेट करता है। तो रोटर की स्पीड यहाँ n और सिंक्रोनस स्पीड यहाँ ns एक ही दिशा में है, लेकिन n ns से कम है और स्पीड का अंतर जब स्लिप से व्यक्त करते हैं तो 0 से 1 के बीच में ये मोटरिंग मोड है, जिसमें मैक्सिमम टॉर्क के स्लिप और सिंक्रोनस स्पीड के बीच में ये पोर्शन ही स्टेबल पोर्शन है। इस पोर्शन में मोटर या तो रुकेगी या स्टेबल पोर्शन में शिफ्ट करेगी। अगर हम एक चलती हुई मोटर में अचानक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रोटर ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने लगेंगे और उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़कर आएगी और ऐसी स्थिति में स्लिप हमारी 1 से भी ज्यादा हो जाएगी। अगर एक मोटर s स्लिप से रोटेट हो रही थी और अचानक अगर हम सप्लाई के 2 तार बदल देते हैं और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उल्टी कर देते हैं तो इसे प्लगिंग कहते हैं और ऐसी स्थिति में रोटर में जो स्लिप है वो 2 - s हो जाएगी। अगर हम बाहर के एक्सटर्नल मीन से एक रोटर को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा स्पीड पे चलाते हैं तो हमारी स्लिप नेगेटिव हो जाएगी और ऐसी नेगेटिव स्लिप के साथ हमारा इंडक्शन मशीन जनरेटर की जैसे बिहेव करने लगेगा और वो मैकेनिकल पावर से इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट करने लगेगा। तो हम कह सकते हैं कि मोटरिंग मोड में रोटर और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक ही दिशा में है और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से रोटर की स्पीड कम है। ब्रेकिंग मोड में दोनों की स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में और स्लिप 1 से ज्यादा हो जाएगी और जनरेटर मोड में रोटर की स्पीड रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा है, तभी मैकेनिकल पावर जो रोटर को हम इनपुट करेंगे वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट होगी। परीक्षाओं में कुछ प्रश्न स्टार्टिंग और मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यूज को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स के बारे में भी होता है। तो हमारी मशीन में जो टॉर्क का फार्मूला है वो ये स्वरूप रखता है, स्टार्टिंग में स्लिप 1 होने पर और R2 का मान X2 की कंपैरिजन में छोटा होने के कारण टॉर्क का ये स्वरूप आ जाएगा और ये साफ बता रहा है कि हमारा स्टार्टिंग टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है और वो रोटर और स्टेटर के बीच में जो लीकेज रिएक्टेंस बन रहा है उसके स्क्वायर के इनवर्स रिलेशन रखता है। अगर हम किसी मशीन में एयर गैप की डायमेंशन छोटी कर देते हैं, रोटर और स्टेटर के बीच में गैप की लेंथ कम कर देते हैं तो X2 कम होने से हमारा स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क बढ़ता है। एक इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग की कंडीशंस की तुलना एक ट्रांसफार्मर से की जा सकती है जिसमें स्टेटर एक प्राइमरी के जैसे काम कर रहा है और रोटर एक शॉर्ट सर्किटेड सेकेंडरी है जिसपे कोई लोड नहीं लगा हुआ है और रोटर की वाइंडिंग शॉर्ट है। क्योंकि रोटर में रेजिस्टेंस बहुत कम है, लीकेज रिएक्टेंस ज्यादा है तो रोटर एक बहुत पुअर लैगिंग पावर फैक्टर का सर्किट बन गया है और शॉर्ट सर्किटेड कंडीशंस में उसमें बहुत ज्यादा करंट होता है, उसका रिफ्लेक्शन प्राइमरी में भी ज्यादा करंट से आता है। तो जो स्टार्टिंग प्राइमरी करंट है वो सामान्य फुल लोड करंट से 6 से 8 गुना ज्यादा होने के बावजूद भी क्योंकि हमारा स्टार्टिंग करंट बहुत पुअर लैगिंग पावर फैक्टर पे है, उसमें पावर कैपेसिटी या एक्टिव करंट कंपोनेंट कम है तो वो टॉर्क फुल लोड टॉर्क के कंपेरेबल बनाएगा भले ही उसका करंट 6 से 8 गुना ज्यादा है। ऐसा स्टार्टिंग करंट हमारी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप की कुछ प्रॉब्लम्स बना सकता है और उन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा या ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का इस्तेमाल करते हैं जो हमारे स्टार्टिंग लाइन करंट को घटाने का काम करते हैं। हमारी एक दूसरी वीडियो में हमने अलग अलग प्रकार के स्टार्टर का कंपैरिजन कर रखा है। स्टार्टिंग टॉर्क के इस फार्मूले से साफ जाहिर हो रहा है कि अगर हम रोटर रेजिस्टेंस को किसी भी तरीके से बढ़ा देते हैं स्टार्टिंग में, स्लिप रिंग मोटर में हम बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के या रोटर की स्पेशल डबल केज या डीप केज डिजाइन से हम स्टार्टिंग टॉर्क को बढ़ा सकते हैं। समझते हैं एक पॉलीफेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि ये स्क्वायर केज मोटर है तो इसमें बाहर से रेजिस्टेंस तो लगाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम सप्लाई की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो रोटर का ये जो लीकेज रिएक्टेंस है वो कम हो जाएगा और फार्मूले के अनुसार हमारा टॉर्क बढ़ जाएगा। जो हमारी मेट्रो ट्रैक्शन है उसमें हम 3 फेज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई से स्टार्टिंग के समय रिड्यूस फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपरेट करते हैं और स्टार्टिंग टॉर्क को इंक्रीज करते हैं। अगर हम डीप बार या डबल केज रोटर इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे रोटर शुरू में हाई रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करते हैं और रनिंग कंडीशन में जब रोटर में इंड्यूस्ड करंट्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है तो करंट का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने से रोटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। शुरू में वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण ज्यादा होता है तो ऐसी मोटरें भी स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा बना लेती हैं और रनिंग एफिशिएंसी को भी प्रभावित नहीं करती हैं। तो टेक्सटाइल, लूम्स और दूसरी इंडस्ट्री में हम इस तरह की हाई स्टार्टिंग टॉर्क ड्यूटी वाली इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये चौथा ऑल अबव ऑप्शन सही हो गया है। अगर यही मोटर स्क्वायर केज की बजाय स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती तो उसकी जो रोटर है उसकी वाइंडिंग को हम स्टार कनेक्ट करके कनेक्शन स्लिप रिंग्स पे जब ले आते हैं तो स्लिप रिंग के बाहर हम एक वेरिएबल रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं और स्टार्टिंग
स्टार्टिंग में उस रेजिस्टेंस का मान अगर हम ज्यादा करेंगे तो हमारा स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ जाएगा और रोटर की सर्किट में इंपीडेंस ज्यादा होने से करंट कम हो जाएगा। तो हम पाएंगे कि हमें एक दोहरा फायदा होगा, मोटर का स्टार्टिंग करंट कम हो रहा है और टॉर्क बनाने की क्षमता स्टार्ट में बढ़ रही है। अगर हम ऐसा सीरीज रेजिस्टेंस लगा दें कि रोटर के सर्किट का टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस रोटर के चरण प्रतिघात के बराबर हो जाए तो स्टार्टिंग में ही मोटर मैक्सिमम टॉर्क बना पाएगी। एक इंडक्शन मोटर का मैक्सिमम या ब्रेकडाउन टॉर्क किन कारकों पर निर्भर करता है उसे समझते हैं। तो हमने देखा कि टॉर्क स्लिप के साथ बदलता है और टॉर्क और स्लिप के इस वेरिएशन का मैक्सिमम टॉर्क कंडीशन पर टॉर्क का स्लिप के साथ फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होगा। उसे जब हम सॉल्व करते हैं तो वो स्लिप की कंडीशन ये रिलेशन लाती है। इस रिलेशन से साबित होता है कि जिस स्लिप पे रोटर का लीकेज रिएक्टेंस X2 रोटर के रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा उस स्लिप पे मैक्सिमम टॉर्क आएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन पे R2/S मैक्सिमम टॉर्क के स्लिप को हम X2 के बराबर अगर रख देते हैं तो ये 2X2² इस X2 से कटकर ये मेरा टॉर्क का रिलेशन आ जाएगा। और इस टॉर्क रिलेशन से तो साफ जाहिर हो रहा है कि जिस स्लिप पर मैक्सिमम टॉर्क आता है वो तो रोटर के रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और अगर हम रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो न केवल स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ेगा, मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप भी बढ़ जाएगी तो हमारा जो स्टेबल रीजन है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन मैक्सिमम टॉर्क की मैग्नीट्यूड रोटर रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती तो वो वही की वही रहेगी। एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में अगर हम रोटर के रेजिस्टेंस को बाहर से लगाकर इंक्रीज करें तो हम ऐसी स्थिति पा सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क स्टार्ट में भी पैदा हो सकता है और पूरी ऑपरेशन रेंज स्टेबल रेंज हो जाए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू रोटर रेजिस्टेंस पे नहीं डिपेंड करती और वो रोटर लीकेज रिएक्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप रखती है। तो अगर हम स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप कम रखें और रोटर और स्टेटर की टीथ की प्रोफाइल सेमी क्लोज्ड रखें तो लीकेज फ्लक्स का मैग्नीट्यूड और लीकेज रिएक्टेंस कम होने से हमारे टॉर्क बनाने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। एक कंसेप्चुअली ज्यादा मुश्किल सवाल है, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप क्या हो सकती है। तो हमने अभी सीखा कि सामान्य मोटर में जब बाहर से रेजिस्टेंस नहीं लगाते तो जो मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप का रिलेशन है वो लगभग 0.1 या 0.2 स्लिप रहता है। अगर हम बाहर से एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाते हैं तो हम इस R2 के साथ एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा के मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप को इंक्रीज करके 1 तक ला सकते हैं। तो हमारी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में मैक्सिमम टॉर्क की स्लिप 0.1 से 1 के बीच में हो सकती है, वो 0.1 से कम नहीं होगी, वो 0.3 से भी ज्यादा की जा सकती है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही ऑप्शन हो गया है। कुछ प्रश्न इंडक्शन मोटर की प्राइमरी स्टेटर द्वारा लिए जाने वाले करंट और उसके पावर फैक्टर से रिलेटेड हैं, जो लोड के साथ किस तरह से बदलता है उस पे प्रश्न आते हैं। तो हमारी इंडक्शन मोटर के 2 करंट कंपोनेंट हैं। एक करंट तब भी होगा जब मोटर पर कोई मैकेनिकल लोड नहीं है, इस करंट को हम नो लोड करंट कहेंगे। ये हमारी स्टेटर रोटर कोर में जो मैग्नेटाइजेशन फ्लक्स की रिक्वायरमेंट है खासतौर से एयर गैप में उसे पूरी करेगा और मोटर को नियरली सिंक्रोनस स्पीड पे चलाते हुए जो मैकेनिकल फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज होंगे उनकी भी डिमांड को इनपुट से पावर लेके पूरी करेगा। क्योंकि इंडक्शन मोटर में स्टेटर रोटर के बीच में एयर गैप है जिसका काफी रिलेक्टेंस है, ऐसी स्थिति में फ्लक्स बनाने के लिए हमें नो लोड कंडीशन पे भी अच्छा खासा करंट जो फुल लोड करंट का 20 से 50% हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये मैग्नेटाइजिंग नेचर का करंट है इसलिए इसका एक पुअर लैगिंग पावर फैक्टर होगा 0.2 के आसपास और यही वो कारण है। ये करंट हमेशा रहेगा, मैकेनिकल लोड आने पे, लोड कंपोनेंट ऑफ करंट आने पे भी ये करंट एक्ट करेगा। तो ये करंट मेरे इंडक्शन मोटर का पुअर लैगिंग पावर फैक्टर बनाने वाला मुख्य कारण है और इसे इनडायरेक्टली हम समझ सकते हैं कि ये रोटर और स्टेटर के बीच में एयर गैप होने के कारण है। हमारा जो मैकेनिकल लोड आने पर जो टॉर्क बनाने की कैपेसिटी है वो स्लिप के साथ बदलती है, तो लोड करंट स्लिप पे डिपेंड करता है। हमारा टॉर्क स्लिप के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है स्टेबल रीजन में नियरली सिंक्रोनस स्पीड के आसपास और फुल लोड के बीच में, और क्योंकि टॉर्क करंट के स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है तो हम कह सकते हैं कि हमारी इंडक्शन मोटर का करंट स्लिप के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल है। अर्थात अगर स्लिप 4 गुना होगी तो हमारा करंट तो दुगना होगा लेकिन लोड टॉर्क 4 गुना हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि हमारी इंडक्शन मोटर का नो लोड पर पावर फैक्टर जो नियरली 0.2 है वो फुल लोड के आसपास सुधर कर 0.7 लैगिंग के आसपास आ जाएगा और लगातार लोड बढ़ने पर बढ़ता है। लेकिन फुल लोड के बाद में स्लिप के तेज बढ़ने से रोटर सर्किट में लीकेज रिएक्टेंस का असर फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होने के कारण ये पावर फैक्टर एक लिमिट के बाद वापस घटना भी शुरू हो जाता है। इस वीडियो से इंडक्शन मोटर की सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट प्रॉब्लम टॉर्क और स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड आपको समझ में आई होगी और आपको परीक्षा में फायदा होगा। हमारी दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ अच्छी बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।